हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों ये वीडियो रहेगा संग पोरी फेरा के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होगा कि जो जंतु जगत होता है, आपको मालूम है अभी तक 5 जगत प्रणाली चल रही है। जो अपनी अभी दुनिया में जो जगत हैं वो हैं कितने? 5 जगत। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है। उन 5 जगतों में से जो जंतु जगत होता है, उस जंतु जगत को 2 भागों में बांट दिया गया, मतलब 2 उप जगतों में बांट दिया गया। मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए पूरा जगत कौन सा होता है? जंतु जगत। तो अभी जो आधुनिक वर्गीकरण हुआ है, नया वर्गीकरण है, उसमें जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया, या कह लो जंतु जगत को 2 उप जगतों में बांटा गया है। और पहले का नाम है प्रोटोजोआ। पहले का नाम क्या हो गया दोस्तों? प्रोटोजोआ। और दूसरे का नाम हो गया मेटाजोआ। याद रखें, मेटाजोआ। ठीक है। तो जो नया वर्गीकरण है जंतु जगत का, उसमें पहला उपजगत कौन सा है? प्रोटोजोआ। और दूसरा वाला है मेटाजोआ। प्रोटो का मतलब होता है छोटे, सूक्ष्म, और मेटाजोआ का मतलब होता है बड़े। ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ है वो तो अलग हो गई बात, बिल्कुल सूक्ष्म जीवों की बात है, छोटे एक कोशिकीय जीवों की बात है। लेकिन अब हम जो बात आपसे करना चाहते हैं वो किसके बारे में करेंगे? मेटाजोआ के बारे में। मेटाजोआ से मेरा मतलब कि बहुकोशिकीय जीव, बड़े जीव। ठीक है दोस्तों। तो मेटाजोआ का मतलब बड़े जीवों की बात। मेटा मतलब होता है बड़ा और जोआ का मतलब होता है जीव। तो बड़े बड़े जीवों के बारे में जो बात करी जाती है वो किसमें करी जाती है? मेटाजोआ उपजगत के अंदर करी जाती है। यहां तक बात दोस्तों क्लियर हो गई होगी? ठीक है। अब मेटाजोआ के अंदर भी कुछ संघ आते हैं। ठीक है। जैसे एक तो हम लोगों का संघ होता है कॉर्डेटा। ठीक है। एक होता है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे संघ होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी संघ के बारे में लगभग पूरी जानकारी दे दी जाए, जिससे मेटाजोआ के किसी भी संघ का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो बिना देर करे अपने सबसे पहले संघ पोरीफेरा के बारे में बातें शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहली बात, मैंने यहां पर इसके बारे में सभी पॉइंट्स लिख रखे हैं, और वो सभी पॉइंट्स मैं कोशिश करूंगा आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दूंगा। इसलिए वीडियो में साथ बने रहिए और देखते रहिए जॉर्डन्स एकेडमी। और अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर कर देंगे तो हमारी बड़ी हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों। और हेल्प हमारी ही नहीं, हेल्प आपके साथियों की होगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। चलिए इस इतिहास के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है दोस्तों पोरीफेरा, और पोरीफेरा के आगे लिखा है छिद्रयुक्त जीव। तो पोरीफेरा का मतलब जो होते हैं ना, पोर्स होते हैं। पोर्स, पोर्स का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है भाई। पोर का मतलब क्या हो गया? छिद्र हो गया। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पोरीफेरा होता है, इसका मतलब होता है छिद्रयुक्त जीव। मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर छिद्रों का बना होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं, उनका बना होता है, उनको दोस्तों हम लोग जिस संघ में रखते हैं उसको क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जीव मोस्टली 99% समुद्री होते हैं। ठीक है। आप क्या 100% मानिए, ये जीव हमेशा कैसे होते हैं दोस्तों? समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अगली बात, अब अगला लिखा है दोस्तों ऑस्ट्रिया, और फिर उसके बाद लिखा है ऑस्कुलम। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इन जीवों का पूरा शरीर बना होता है किसका? छिद्रों का। तो याद रखें कि ऐसे छिद्र जो कि पूरे शरीर पर पाए जाएंगे उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रिया। मतलब पूरे शरीर पे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको कहते हैं ऑस्ट्रिया। और उन छिद्रों में भी ऊपर की तरफ एक बड़ा छिद्र होता है। ठीक है। एक बड़ा सा छिद्र होता है, उस बड़े छिद्र को दोस्तों क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ठीक है। तो छोटे छिद्र का मतलब क्या नाम हो गया? ऑस्ट्रिया। और बड़े छिद्रों का क्या नाम हो जाता है? ऑस्कुलम। जैसा कि आप यहां पर चित्र में देख रहे होंगे, ये मैंने एक एग्जांपल, एक साइकोन होता है, मतलब साइकोन एक जीव है जो कि संघ पोरीफेरा के अंदर आता है। जैसे हम इंसान होते हैं तो हम लोग किस में आते हैं? संघ कॉर्डेटा में आते हैं। इसी तरीके से ये जो साइकोन मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, ये किसका है? संघ पोरीफेरा का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये छोटे छोटे से
से छिद्र हैं और इन छिद्रों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और इन छिद्रों में भी ऊपर देख रहे होंगे एक बड़ा सा छिद्र होता है, यहां भी है, यहां भी है, ये वाला छिद्र है। इस बड़े छिद्र को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाले दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। छोटे छिद्र क्या हो गए, ऑस्टिया, और बड़े छिद्र क्या होते हैं, ऑस्कुलम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों चलने में सक्षम नहीं। मतलब यह हुआ कि ये जो जीव होते हैं, जितने भी पोरीफेरा संघ के जीव हैं, ये कभी भी गति नहीं कर पाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, ये हमेशा किसी एक सतह पर ही चिपके रहते हैं। ठीक है, मतलब एक स्थान पर ही दृढ़ रहते हैं, एक ही स्थान पर रुके रहते हैं, ये चलने में सक्षम नहीं होते हैं। ये सभी खास बातें हैं दोस्तों जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हर बात को एक क्वेश्चन मान के याद करा करिए। चलिए ये वाली बात भी क्लियर हुई। अगला लिखा दोस्तों आकार नियत नहीं। ठीक है, आकार नियत का मतलब कि लंबे भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है निश्चित एक आकार हो, अलग अलग आकारों के ये हो सकते हैं, कोई डेफिनेट नहीं जैसा मैंने बना रखा बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हां ये जरूरी है कि ऑस्टिया होंगे, ऑस्कुलम होगा, ये जरूरी बात है। ठीक है, बस ये है कि आकार कोई नियत नहीं होता है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों सामान्य नाम स्पंज। अब जैसा कि आपको मालूम है, आपने स्पंज देखा होगा, तो स्पंज में इस तरीके से पानी में डुबो लो, फिर उसको निचोड़ लो, तो आप स्पंज को देखते होगे तो उसमें छोटे छोटे से बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो चूंकि इनमें भी क्या है दोस्तों, बहुत सारे छिद्र हैं, पहले ही लिख दिया छिद्र युक्त जीव हैं, इसलिए इनको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पोरीफेरा के जीवों को सामान्य भाषा में या क्या सामान्य नाम देते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पंज कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पे मैंने कुछ उदाहरण ले लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। जैसे क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए स्पॉन्जिला किसका उदाहरण है, और उसने आपको 4 नाम दे दिए, कोई से 4 संघ दे दिए। ठीक है, पोरीफेरा या सीलेंट्रेटा, कॉर्डेटा, जो भी नाम दे दिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, संघ पोरीफेरा। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिए हैं। एक है साइकॉन जो कि आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, पहला जीव क्या हो जाएगा, साइकॉन। दूसरा होता है दोस्तों स्पॉन्जिला, याद रखें, स्पंज से याद कर लीजिए, स्पॉन्जिला। एक होता है दोस्तों यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला। और एक है दोस्तों हाइलोनेमा। ठीक है, हाइलोनेमा। तो ये कुछ जीव हैं जो कि इसका एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों उभयलिंगी। अब उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी, या द्विलिंगी को दोस्तों हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं। मतलब यह हुआ कि ऐसे जीव जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, मतलब नर अलग हो और मादा अलग हो, उनको कहते हैं दोस्तों एक लिंगी। एक लिंगी मतलब एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। लेकिन ऐसे जीव जिनमें जीव तो एक ही होगा, उसी एक जीव पर नर भी होगा, मतलब नर भाग भी होगा, और उसी एक जीव पर मादा भी होगा। मतलब जीव तो एक ही है, उस एक ही जीव पर नर भाग भी है और मादा भाग भी है, मतलब नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। तब ऐसे जीवों को दोस्तों हम लोग द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहते हैं। तो याद रखें कि पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। मतलब एक ही जीव पर नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाली लाइन आपको पोरीफेरा के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों शारीरिक तंत्रों का अभाव। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये, जैसे दोस्तों हम लोगों में होता है कि पाचन तंत्र होता है, ठीक है, कंकाल तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे तंत्र होते हैं हम लोगों में, हम इंसानों में या और भी जीवों में। लेकिन इस तरीके के किसी भी तंत्र का अभाव होता है, नहीं होता है ऐसा कोई तंत्र। किनमें नहीं होता है दोस्तों, संघ पोरीफेरा के जीवों में। ठीक है दोस्तों, तो शारीरिक तंत्रों का पूरी तरह से अभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों बहुकोशिकीय। अब जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे हैं कि एक कोशिकीय तो होगा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीव नहीं है। तो याद रखें कि ये हमेशा कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात, दोनों बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जल परिवहन एवं नाल तंत्र। ठीक है,
इसका क्या मतलब है? मैंने अभी बोला कि जो अपन लोगों में जो तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र या फिर मतलब परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इस तरीके का कोई तंत्र तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मेनली एक तंत्र काम करता है, और वो तंत्र ये काम करता है कि जल कितना अंदर जाना है, कितना बाहर जाना है, जल में अशुद्धियां हैं तो उन अशुद्धियों को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है। ठीक है, तो जो जल का आना जाना बना हुआ है वो जिस तंत्र के थ्रू होता है, जिस तंत्र के द्वारा होता है, उसको कहते हैं जल परिवहन एवं नाल तंत्र। नाल मतलब एक नली वाला होता है, एक नलिका होती, जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखो इसके अंदर एक नली तो ही होगी भाई, ऊपर से आपको दिख रहा है ये, लेकिन ऊपर एक छिद्र भी तो है जिसको हमने नाम क्या दिया था, ऑस्कुलम। तो ये ऑस्कुलम के अंदर एक नली भी तो होगी इसके अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल परिवहन एवं नाल तंत्र। ठीक है दोस्तों, कैनाल सिस्टम होता है जल परिवहन एवं नाल तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाम लिखा दोस्तों, कोएनोसाइट। ठीक है, कोएनोसाइट। अब कोएनोसाइट का क्या मतलब है, तो याद रखें कोएनोसाइट को हम लोग कॉलर कोशिकाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर कोशिकाएं। तो याद करें, कॉलर कोशिकाएं ये तो होती हैं कोएनोसाइट्स। अब कॉलर कोशिकाएं क्या होती हैं, तो आप ऐसे समझो कि ये जो ऑस्कुलम है इसके अंदर आप लोग, मैंने अभी बोला था इसके अंदर एक नली होती होगी, मान लीजिए ये नली है जो इसके अंदर है, ये ऑस्कुलम हो गया ऊपर, समझ गए होंगे। मान लीजिए ये देखिए, तो ये ऊपर क्या हो गया, ऑस्कुलम, और ये पूरी अंदर नली चली गई। तो ये जो नली होती है, ये नली जिस चीज की बनी होती है, मतलब नली के अंदर इस तरीके से एक, मतलब ऐसे इस तरीके से देखो, ये ऐसा एक भाग होता है जो अंदर का स्तर बनाता है, अंदर का जो स्तर होता है अंदर का, वो जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन कोशिकाओं को कोएनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अंदर वाला स्तर बनाएंगी उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स कहते हैं, या फिर कॉलर कोशिकाएं कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है अलैंगिक जनन। तो याद रखें कि जो संघपोरीफेरा के जीव होते हैं इनमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अब अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो दोस्तों इनमें अलैंगिक जनन होता है विखंडन के द्वारा। विखंडन मतलब कि ये अपने शरीर का भाग, तो मतलब इनका शरीर का भाग अलग होकर नया जीव बना लेता है, तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, विखंडन हो गया। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, लैंगिक जनन। अब जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि एक ही जीव पर नर भी है और उसी जीव पर मादा भी है, तो जाहिर सी बात है कि नर, जो नर वाला भाग है उससे नर युग्मक निकलेंगे और मादा वाले भाग से मादा युग्मक निकलेंगे, और उनके मिलने से एक नए जीव का निर्माण होगा। तो याद रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, इसमें दोनों तरीके के जनन होते हैं, मतलब अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। बस इतना याद रखना है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो मेनली किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों आंतरिक निषेचन। अब निषेचन का मतलब आपको मालूम है, अभी अभी मैंने बोला नर और मादा युग्मकों का मिलना। मतलब यह हुआ कि जब लैंगिक जनन होता है तो नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं, और नर और मादा के युग्मकों का मिलना कहलाता है निषेचन। और निषेचन भी इसमें कैसा होता है, आंतरिक। आंतरिक का मतलब यह हुआ कि जीव के शरीर के अंदर। याद रखें, निषेचन भी दो टाइप का होता है। एक ऐसा निषेचन होता है जो जीव के शरीर के बाहर होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक निषेचन होता है जो कि शरीर के अंदर होता है, उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हमेशा कैसा होता है दोस्तों, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन बात तो है नहीं। आगे बोलते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है 2 स्तर। तो याद रखना कि जो ये स्पंज होता है, जो स्पंज मतलब या कह लो संघपोरीफेरा के जीव होते हैं, इनका शरीर हमेशा 2 स्तरों का बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों में 3 स्तर होते हैं, इसी तरीके से जो इनमें कितने स्तर होते हैं दोस्तों, 2 स्तर होते हैं। अब 2 स्तर में जो ऊपर वाला स्तर होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। और जो अंदर वाला स्तर होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल नाम है, आपको मालूम भी होंगे। तो जो 2 स्तर का शरीर, उसमें से ऊपर वाला स्तर एक्टोडर्म और अंदर वाला स्तर एंडोडर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझिए कि ये जो, मान लीजिए ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, तो इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है, देख रहे होंगे आप लोग, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, तो इन दोनों के बीच में एक पदार्थ पाया जाता है। वो पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों,
मीजेनकाइम क्या होता है? मीजेनकाइम कहलाता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? स्पॉन्जिन। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिए। जो इन दोनों के बीच में जो पदार्थ, और हां सिलिका भी होता है, कुछ मात्रा में सिलिका भी होता है। ठीक है, तो याद रखें सिलिका होगा और मीजेनकाइम होता है और स्पॉन्जिन, ये कुछ पदार्थ होते हैं जो कि इन दोनों स्तरों के बीच में पाए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मीजेनकाइम और स्पॉन्जिन ये दोनों पदार्थ हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाइए अपने चित्र पर। मैंने आपको हर बात समझा रखी है, तो अब ये पूरा आपको एक एक बात क्लियर अपने आप हो जाएगी। जैसे हम लोग एक एक करके यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा दोस्तों सबस्ट्रेटम। इसका मतलब तो क्या होता है? आधार। आधार का मतलब कि जैसा कि मैंने आपको अभी भी बोला कि जो इस संघ के जीव होते हैं ये कभी भी गति नहीं कर पाते हैं, तो एक ही किसी आधार से चिपके रहते हैं, तो उसी आधार को हम लोग क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। और आगे आते हैं, लिखा है दोस्तों ऑस्टिया। क्या लिखा है? ऑस्टिया। तो ऑस्टिया का मतलब क्या हुआ? छिद्र। मैंने पहले ही बोला कि पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और उसमें भी एक बड़ा छिद्र होता है ऊपर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। वो दोस्तों ये वाला बना हुआ है। ठीक है, और फिर ये लिखा है दोस्तों ऑस्कुलर फ्रिंज। ऑस्कुलर फ्रिंज का मतलब ये हुआ कि जो ये मुंह जैसा बना हुआ है, जो ऊपर जो एक गोल संरचना बनी हुई होती है, उसको मतलब जहां पे ये ऑस्कुलम खुलता है, ठीक है, जहां पे ये ऑस्कुलम खुलता है उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्कुलर फ्रिंज बोलते हैं। और याद रखें कि ये जो बाहर ये जो पूरा स्पंज होता है, इसके आप देख रहे होंगे कुछ कांटे जैसी संरचना निकली हुई है। मतलब ऐसा होता है ना, स्पंज थोड़ा सा नुकीले होते हैं, नाम स्पंज है लेकिन इनके ऊपर छोटे छोटे से कांटे भी पाए जाते हैं। और कांटों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीक्यूल्स। भाई इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पीक्यूल्स बोलते हैं कांटों को। याद रखें, बायो में कांटों को स्पीक्यूल्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये इसके ऊपर पूरे जीव के शरीर पर पाए जाते हैं। तो ये तो थी कंप्लीटली नॉलेज किसके बारे में दोस्तों? संघ पोरीफेरा के बारे में। उम्मीद है कि आपको संघ पोरीफेरा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे हम अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।